गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन इसमें गाउस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें गाउस लॉ। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो क्या होता है, ठीक है। मैं हिंदी नाम भी लिखना स्टार्ट करता हूँ कि हिंदी वालों को ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों अपन विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको? विद्युत फ्लक्स कहते हैं इसको। हिंदी में इसको कहेंगे बच्चों ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला जो होता है डी, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट ए, ठीक है। ई डॉट ए। यहाँ से अपने पास में दो पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? अपने पास में दो बनेगी। अगर मान लो भाई ई क्या है? कांस्टेंट है। एक तो ये हो सकता है कि भाई अपना आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वो एक समान है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बच्चों अपना नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है वो? नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो असमान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मैंने इसे इंटीग्रेशन करा ऐसे, ठीक है, डी ए। अगर मान लो आपके पास में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये तो भाई डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन का रूल्स होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? डी ए। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए। भाई डी ए का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दो। तो छोटे छोटे एरिया को जब स्मॉल एरिया को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला बनेगा ये डी डॉट ए। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास में है ये कंडीशनल फार्मूला है, ठीक है। कैसा फॉर्मूला है बच्चों? ये कंडीशनल फार्मूला है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास में जो ई है बच्चों, ई कैसा होना चाहिए बच्चों? आपके पास में ई कांस्टेंट होना चाहिए। ई कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। और अगर मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो भाई ये वाला फॉर्मूला काम में लो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेशन कर दो इसका, जो भी आपको ई दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है उस ई की आप क्या कर दो? वैल्यू कर दो। तो ये फॉर्मूला अपन जब काम में लेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ये तब काम में लेंगे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बच्चों? कांस्टेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म हो। और ये वाला फॉर्मूला कब काम में लेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ तक अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीडियो को पूरा देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में जो सेकंड पोर्शन अपना आता है बच्चों वो आता है गाउस लॉ, ठीक है। तो देखो गाउस लॉ क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसी होती है बच्चों? रेडियली आउटवर्ड होती है। और इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं, इसके बारे में अपन डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है। और मान लो कि अगर मैं आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लूँ, यहाँ पर भी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट लूँ, ठीक है। आर डिस्टेंस पर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो अगर मैं उन पॉइंटों को आपस में मिलाऊंगा कि भाई ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, फिर आर डिस्टेंस पर एक ये लिया, तो इन सबको जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास में ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना, ये बच्चों क्या बनेगी मेरे पास में? दाना हो सकता है डायग्राम थोड़ा सही नहीं बनाओ, तो ये मेरे पास में क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा, ठीक है ना। और ये स्फीयर जो है ये कैसा है? क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है बच्चों? ये क्लोज सरफेस है। और कैसा है? 3D है। भाई आपको क्या करना है? एक पॉजिटिव चार्ज लेना है। आपको पता है, ये मान लो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो चारों तरफ निकलेगी। जैसे मान लो आपके पास में एक बॉल है, एक बॉल लो, इस बॉल के अंदर मान लो आप नीडल लगा दो, बहुत सारी नीडल लगा दो। तो जो बॉल में आप बहुत सारी नीडल लगाओगे, बहुत सारी सुई लगाओगे, तो आपको वो स्ट्रक्चर जो नजर आएगा वो एक स्फीयर आएगा। तो मैंने क्या करा? एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इसे आर डिस्टेंस पर, ये सारी डिस्टेंस कितनी है? ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। आर डिस्टेंस पर जब मैं इन पॉइंटों को मिलाऊंगा तो ये कैसा बनेगा? स्फीयर बनेगा। हालांकि बोर्ड में दाना ये सर्किल नजर आएगा क्योंकि बोर्ड अपना कैसा है बच्चों? बोर्ड कैसा है? 2D है। तो बोर्ड 2D है तो आपको ये स्फीयर नजर नहीं आएगा, आपको सर्किल आएगा। लेकिन रियल में ये है कैसा? ये स्फीयर है। कैसा है? ये स्फीयर है ये। तो ये आपका स्फीयर है और स्फीयर एक क्लोज सरफेस होता है। और ऐसे सरफेस को अपन आगे जाके क्या नाम देंगे? गाउसियन सरफेस। क्या नाम देंगे बच्चों इसको? गाउसियन सरफेस नाम देंगे।
ठीक है ना, गाउसियन सरफेस नाम देंगे अपन इसको आगे जाके गाउसियन सरफेस। तो वीडियो को यहाँ तक पॉज करें, पहले इसको नोट करें, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं इसमें। ठीक है, कर लिया बच्चों पॉज, वीडियो को पॉज कर ले, इसको नोट कर लें। तो अब जैसे मान लो मैं गाउसियन लॉ के बारे में आपको बताता हूँ कि गाउसियन सरफेस क्या होती है, गाउस का लॉ क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, शॉर्ट ट्रिक और सब देखो सी यार। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मान लो भाई ये आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर मैंने एक लो सरफेस बनाई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। इसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है ना, अब मान लो ये सब r डिस्टेंस पर है, ये सारी डिस्टेंस r है, इस पर मैंने एक छोटा सा इंटरसेप्ट लिया और ये जो सरफेस बन रही है ना, ये सरफेस कैसी बन रही है, स्फीयर बन रही है। ठीक है, अब ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, वो E की डायरेक्शन को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो किसको बताएगा, E को बताएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैंने कहा था किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज रख दो। भाई ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो ये तो दो तरीके हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को दिखाने का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, वो E को दिखा देगा। रेडियली आउटपुट होता है पॉजिटिव के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, रेडियली आउटपुट होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो। भाई ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, और अब इसका ये वाला एरिया जो है, ये एरिया कितना हो जाएगा, D। एरिया के बारे में बता चुका हूं मैं। अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट 2D है तो एरिया कैसा होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, इनवर्ड या आउटवर्ड। और अगर मान लो आपके पास में ऑब्जेक्ट 3D है, 3D का मतलब स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो इसमें जो आपके पास में एरिया आएगा वो कैसा आएगा, रेडियली आउटवर्ड आएगा। कैसा आएगा, रेडियली आउटवर्ड आएगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर आप निकालते हो, जैसे मान लो यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर भी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये एरिया कितना होगा, D। ये एरिया जो मैं ले रहा हूँ ना, D एरिया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, और एरिया इसका कितना होगा, DA होगा। सब जगह सिमिलर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन d फाई इज इक्वल टू d डॉट a, और इस फॉर्मूले को आप कभी भी यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले को आप कभी भी यूज कर सकते हो। फिर अब मैंने क्या करा, ठीक है, अब मेरे को भाई Q नेट चाहिए। तो देखो Q नेट कैसे आएगा भाई, इसका d फाई, इसका d फाई, इसका d फाई, इसका d फाई, इन सब के d फाई को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि सबके d फाई का आप क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो। तो अब ये आएगा E डॉट dA। अब E को चेक करो, E कांस्टेंट है क्या, वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर E को चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पर E क्या आएगा, KQ/R स्क्वायर। ठीक है, निकालना आता है KQ, ये सोर्स चार्ज है तो K, ठीक है, KQ/R स्क्वायर। यहाँ निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी क्या आएगा, KQ/R स्क्वायर। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक ही आएगी, KQ/R स्क्वायर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में वो क्या है, सब जगह कांस्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों बाहर ले लो। इसको अगर और ओपन करोगे तो ये आएगा, देखो EDA cos 0। भाई एंगल देखो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है। यहाँ पर देखो 0 है, सब जगह एंगल भी सेम है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, E तो कांस्टेंट हो गया इसलिए बाहर आ गया, सब जगह KQ/R स्क्वायर है, बाहर आ गया। ये हो गया DA। अब cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब मेरे पास में जो फाई आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया आपके पास में KQ/R स्क्वायर। अब ये क्या होगा, देखो भाई इसका DA, भाई इसका एरिया DA, इसका एरिया DA, तो छोटे छोटे एरिया, ये DA, ये DA, ये DA, ये DA, ये DA, ये DA, जब आप छोटे छोटे एरिया को जब आप ऐड करोगे ये DA तो वो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। समझ में आ गया भाई, स्मॉल स्मॉल एरिया ले रहे हो, ये DA, ये DA, ये DA, ये DA, ये DA, जब छोटे छोटे DA एरिया लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। और ये पूरा एरिया कितना होता है बच्चों, पाई
आर स्क्वायर, आर कैपिटल लिया आपने भाई, गोला है ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया बात है। के की वैल्यू पुट कर दो, के क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यानी कि फाइनली जो आपके पास में Q जो आएगा, फ्लक्स जो आएगा वो आएगा Q एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं यूं लिखूंगा कि जो फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा Q इनसाइड भाई, Q इनसाइड यानी कि ये चार्ज देखो इस गाउसियन सरफेस के इनसाइड है कि नहीं है, ये स्फीयर है, कौन सी सरफेस बोलूंगा मैं इसको आगे जाके, इसको मैं बोलूंगा गाउसियन सरफेस। और हमेशा ध्यान रखना जो भी गाउसियन सरफेस जो भी आप लोगे वो कैसी लोगे, क्लोज सरफेस लेनी है। कैसी सरफेस लेनी है बच्चों आपको, क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है आपके पास में ये, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये आपके पास में हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये गाउसियन लॉ आपके पास में बन गया। गाउसियन लॉ क्या कहता है, गाउसियन लॉ ये कहता है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, जिसको अपन 3D नाम दोगे या फिर उसको बोलोगे आप गाउसियन सरफेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज enclosed by क्लोज सरफेस। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। तो भाई फ्लक्स क्या होगा आपके पास में, फ्लक्स क्या होगा, कोई भी क्लोज सरफेस है आपके पास में बच्चों, क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको नोट करो कि ये फाई आपके पास में आ गया Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। लिखो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, कर लिया बच्चों वीडियो को पॉज, ठीक है, इसको लिखो, ये आपका गाउस लॉ हो गया। अब अपन बात करते हैं बच्चों इसमें इसी गाउस लॉ और इसके न्यूमेरिकल, इसकी कंडीशन, इसकी एप्लीकेशन, कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास में जो फॉर्मूला है वो आया 5Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ फाई क्या है बच्चों आपके पास में, फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और किसके लिए ये 3D क्लोज सरफेस, किसके लिए बच्चों ये 3D क्लोज सरफेस। और बच्चों ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास में Q नेट इनसाइड चार्ज इन क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये आपको पता है एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, द परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात करो, अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। तो अब देखो जब भी मैं फ्लक्स की मैं बात करूंगा, जब भी मैं बच्चों फ्लक्स की बात करूंगा तो वो फ्लक्स किसके लिए होगा, वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस। आप क्लोज सरफेस कर दो, आप 3D सरफेस कर दो, आप गाउसियन सरफेस कर दो, एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो ये 3D क्लोज सरफेस है, तो पहला नोट देखो इसमें क्या नोट आ रहा है, पहला नोट ये आ रहा है कि जो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन साइज एंड शेप ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, और दूसरा इसी में लिख लो, क्लोज सरफेस एंड पोजीशन ऑफ
क्यू इनसाइड, पोजीशन ऑफ क्यू इनसाइड, ठीक है ना। इस पर मैं स्टार लगाऊंगा, बताऊंगा क्यों स्टार लगाया मैंने, पोजीशन ऑफ क्यू इनसाइड। अब इसको देखो अपन समझते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने क्या करा, एक क्यूब ले लिया, 3D ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं दाने ना, सारे 3D ऑब्जेक्ट है ये आपके पास में, ये एक, ये मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया भाई। एक मैंने बच्चों क्या ले लिया, ये स्फीयर ले लिया, अच्छी बात है, ठीक है। एक बच्चों मैंने ये क्या ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया। यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया बच्चों, ये सेंटर में दाने में, सेंटर में है ये, सी का मतलब सेंटर में है। यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया ये क्यूब, ठीक है, सेंटर में है, और यहाँ पर भी मान लो मैंने चार्ज रख दिया ये क्यूब सेंटर में है। तो पहले तो इसको इस पर पहले तो अपन ये समझते हैं शेप और साइज पर क्यों डिपेंड ये नहीं करता है। तो देखो इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, किसके लिए बच्चों, क्यूब के लिए, तो क्या होगा, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए मैं निकालूंगा फाई स्पेयर, तो स्फीयर के लिए देखो इनसाइड चार्ज कितना है, क्यू है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। सेम चार्ज है, इस चार्ज को पहले मैंने क्यूब में रखा, फिर स्फीयर में रखा, और बच्चों फिर मैंने किस में रखा, इसको सिलेंडर में रखा, ठीक है। अब ये जो फाई है सिलेंडर के लिए, ये आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों के लिए देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों सेम नहीं है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है। तो क्यूब के लिए, स्पेयर के लिए और सिलेंडर के लिए, सबके लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सेम है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सेम है, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम क्यों है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की वह संख्या जो, ठीक है ना, जो किसी तल के लंबवत जाए। अब अगर मैं कहता हूँ भाई इसमें अगर मान लो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, कितनी निकल रही है, 4, तो देखो इसमें से 4 निकली, इसमें से कितनी निकली बच्चों, 4, तो इसके लिए मैं कहता हूँ फाई कितना हो गया, 4 हो गया। उसी चार्ज को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर भी तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही है, 4 ही निकल रही है, कितनी निकल रही है बच्चों, 4 ही निकल रही है, तो इसके लिए भी फाई कितना हो गया, 4 हो गया। इसके लिए देख लो, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4, तो फ्लक्स कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो पहला ही बात ये होगी कि साइज जो शेप है वो डिपेंड नहीं करेगी, इनका साइज देखो अलग अलग है, शेप अलग अलग है, लेकिन फ्लक्स देखो सब में क्या है, सेम आया है। फ्लक्स सब में क्या है बच्चों, सेम आया है। अब अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ क्यू इनसाइड। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार इसको लिख लें, ये पहला पॉइंट हो गया, पहला नोट, इंपॉर्टेंट नोट आ गया पहला। उसके बाद में दूसरा देखें, दूसरा जो मैंने आपको लिखा है कि जो फाई जो है आपके पास में, फाई जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, किस पर इंडिपेंडेंट होता है, फाई जो भी आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फॉर ए क्लोज सरफेस इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई, पोजीशन ऑफ क्यू इनसाइड, पोजीशन ऑफ क्यू इनसाइड। तो इसका देखो कैसे आएगा, तो देखो बच्चों मैंने उसी चार्ज को एक बार यहाँ रख दिया, एक बार उस चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और एक बार मान लो उस चार्ज को मैंने यहाँ पर सेंटर पे रख दिया, ठीक है, यहाँ रखना सेंटर पर नहीं है, ये सेम क्यू चार्ज को मैंने यहाँ रखा, फिर मैंने इस चार्ज को सेंटर पर रखा, और फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया, और इस बार मैंने क्या करा, इस चार्ज को यहाँ कॉर्नर पर रख दिया, कहाँ रख दिया, चार्ज को मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर रख दिया। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2, इसको मैंने नाम दे दिया 3, और बच्चों इसको नाम दे दिया मैंने 4। तो यहाँ पर देखो जो फाई 1 आएगा, फाई 1 क्या आएगा भाई, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना है इसके अंदर, क्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके लिए मैं फाइंड करूँगा फाई 2 भाई, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके लिए देखो कितना है, फाई 3 क्यू एप्सिलॉन नॉट। भाई चार्ज तो एक ही है, चार्ज तो एक ही है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से मैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, पिछले केस में कितना लिया था, 4 लिया था, तो एक लाइन ऐसे निकल गई। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, फ्लक्स की डेफिनेशन देखो आप, फ्लक्स की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन,
विद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो किसी प्लेन के लंबवत गुजरे। तो इसमें देखो 4 गुजर रही है, तो मैं कहता हूँ बच्चों इसके लिए प्लस कितना है, 4 है, बढ़िया बात है। तो इसमें भी देखो एक लाइन ही गुजर गई बच्चों, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और इसमें भी देखो कितनी गुजरेगी, 4 ही गुजरेगी। तो इसके लिए भी प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, इसके लिए भी अगर मैं प्लस कहता हूँ कितना मान लो 4 है, तो इसके लिए भी देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई बच्चों, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इसके भी लिए मैं कहता हूँ प्लस कितना है, 4। इन तीनों में कहानी सेम है, लेकिन इसमें कहानी देखो अलग हो जाएगी। इसमें देखो 2 लाइन, देखो ये 2 लाइन इस क्लोज सरफेस में से पास हो रही है क्या, तो क्या ये इलेक्ट्रिक लाइन प्लस देगी क्या, नहीं देगी बच्चों, ये देगी क्या, नहीं देगी, कौन कितनी देगी, ये 2। तो यहाँ पर प्लस देखो कितना हो गया, 2। तो मैंने जो स्टार लगाया है कि भाई पोजीशन ऑफ क्यू इनसाइड, तो पोजीशन आप क्लोज सरफेस जो है, ठीक है ना, पोजीशन का मतलब ध्यान रखना वो सिर्फ इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड, ठीक है, इन क्लोज सरफेस। वो क्लोज सरफेस जो है उसके अंदर अगर मान लो चार्ज को आपने जो भी आप क्लोज सरफेस लोगे उसके अंदर अगर आप चार्ज की पोजीशन अगर आप चेंज करते हो तो ओवरऑल आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप चार्ज को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कॉर्नर पर रख दिया तो कॉर्नर पर रखने से देखो क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को भाई पार कर रही है, और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर से जा रही है। तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू सॉरी 5 1 5 2 5 3 भाई, ये 1 ये 2 ये 3 इन तीनों का तो सबका बराबर हो गया, लेकिन 4 का क्या होगा, वो अलग होगा। अब 4 का कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तो इसमें ये समझ में आ गया कि भाई पोजीशन ऑफ जो चार्ज है आपके पास में पोजीशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पोजीशन ध्यान रखना। जैसे मान लो भाई ये रूम है, ठीक है ना, इस मान लो मैंने चार्ज को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं इसके कॉर्नर पर रखूंगा, तो जब मैं कॉर्नर पर रखूंगा तो चार्ज का कुछ पोर्शन तो भाई इस क्लोज सरफेस के अंदर आएगा और कुछ पोर्शन इस चार्ज का बाहर चला जाएगा। यानी कि मान लो मेरे पास में भाई साहब एक बल्ब है, ठीक है, मान लो मेरे पास में एक बल्ब है, एलईडी बल्ब है 10 वाट का, इसको मैं यहाँ जगाऊंगा इतनी रोशनी आएगी, यहाँ जगाऊंगा इतनी रोशनी आएगी। लेकिन मैंने इसको खिड़की में रख दिया, तो खिड़की में रखने से क्या होगा, आधी रोशनी तो रूम के बाहर जाएगी और आधी रोशनी रूम के अंदर आएगी। तो सिमिलर बात है, इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी तो 5 4 बना, इसमें भी 4 पास कर रही थी 4 बना, इसमें भी 4 थी। लेकिन इसमें देखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखो ये किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने कुछ काम की नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही अपन को फ्लक्स देगी। भाई फ्लक्स की डेफिनेशन जरूर ध्यान में रखना। फ्लक्स आपके पास में मैंने बताया था क्या होता है कि ये मान लो कोई एरिया है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होती है। अगर मान लो 3 परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है तो मैं कहूंगा फाई कितना है, 3 है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और पॉज करके ये पहला नोट लिखो, पहला नोट लिख लिया बच्चों। ये अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे नोट की। दूसरा नोट देखो इसका, सारे इंपॉर्टेंट नोट है, सारे नोट ध्यान से देखना, फिर इसके क्वेश्चन अपन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करेंगे इसके। तो दूसरा जो नोट है वो दूसरा नोट देखो क्या कहता है, जो फ्लक्स जो आपके पास में फॉर्मूला आया भाई नेट फ्लक्स, ध्यान रखना ये नेट फ्लक्स किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, बार बार नहीं लिखूंगा। ये नेट फ्लक्स जो है ये क्लोज सरफेस के लिए है, ये गाउसियन सरफेस के लिए है। इसका जो फॉर्मूला आपके पास में आया है क्यू इनसाइड, भाई इनसाइड चार्ज जितना भी है एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और इसी का एक फॉर्मूला एक ये और होता है आपके पास में ई डॉट ए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भाई ये तो देखो गाउस लॉ से है, और ये इसका फॉर्मूला होता ही है, ठीक है ना। अब ये क्लोज सरफेस के लिए लेते हैं अपन, किसके लिए लेते हैं, ये क्लोज सरफेस के लिए। तो इंटीग्रेशन जो आप करोगे क्लोज सरफेस के लिए करोगे, तो मैंने साइन लगा दिया, ये किसके लिए करना है आपको, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को भी आप कभी भी काम में ले सकते हो, मैंने बता दिया। अब दूसरा नोट मेरा ये कहता है कि भाई अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है, और ये वाला एक चार्ज कितना है बच्चों, Q3 है। तो इसमें देखो आपके पास में जो Q इनसाइड होगा बच्चों, आपके पास में Q इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। और इसमें ये ध्यान में रखना, ये Q1 Q2 जब यूज करोगे विद साइन यूज करना, क्या यूज करोगे, विद साइन। तो आपके पास में जो भी नेट फ्लक्स आएगा, ठीक है, ये वाला ये ध्यान रखना, ये कौन सी सरफेस है, ये 3D सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। ये जो मैंने ली है ये क्लोज सरफेस ली है मैंने, कौन सी सरफेस ली है बच्चों, ये क्लोज सरफेस है। ये क्या है, क्लोज सरफेस है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास में क्लोज सरफेस हो गई, अच्छी बात है,
ठीक है। तो फ्लक्स जो आएगा अपने पास में बच्चों, तो नेट फ्लक्स जो आएगा अपने पास में वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि अपन को जो चार्ज लेना है वो सिर्फ इनसाइड का चार्ज लेना है। तो बच्चों ये देखो बच्चों, ये मेरे पास में क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस में 2 ही चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। कितने चार्ज आ रहे हैं? सिर्फ 2 आ रहे हैं। बाहर वाला चार्ज नहीं लेना है अपन को, डेफिनेशन ये कहता है इनसाइड चार्ज। लेकिन अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी रहेगी डायरेक्शन मान लो, और ये मान लो आपके पास में एरिया है, ये एरिया है आपके पास में। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये होगा ड्यू टू टोटल चार्ज inside and outside both, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ड्यू टू टोटल चार्ज होगा इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। किसके इनसाइड एंड आउटसाइड? ये जो क्लोज सरफेस है इसके, ठीक है ना। अगर मैं मान लो आपको भाई ई समझ में आ गया, ई टोटल लेना है, क्यू इनसाइड आपको सिर्फ अंदर का लेना है। अब आपके पास में ये जो फाई नेट आएगा ये सिर्फ किसकी वजह से होगा? ये होगा सिर्फ ड्यू टू क्यू इनसाइड। आपको सिर्फ क्यू इनसाइड लेना है। अगर मान लो, ठीक है, इसी में एक दूसरा थर्ड नोट लिख लो। अगर मान लो भाई साहब आपके पास में ये है कोई, आपके पास में ये कोई सरफेस ले ली, यहाँ पर मैं कहता हूँ प्लस क्यू, बच्चों यहाँ पर कितना हो गया? माइनस क्यू। तो बच्चों बताओ बच्चों मेरे पास में क्यू इनसाइड कितना हो गया? 0। तो बच्चों बताओ मेरे पास में फ्लक्स कितना होगा? 0। मेरे पास में फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। भाई क्यू इनसाइड 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा? 0, ठीक है ना। इसी के अंदर मैं एक एग्जाम्पल ये लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये कैसी सरफेस है? ये क्लोज सरफेस है। ध्यान, ये सारी सरफेस जो आपको दिख रही है बच्चों, ध्यान, ये सरफेस आपके पास में कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस है। आई बात समझ में? अब मान लो मैं यहाँ पर एक साथ ले लेता हूँ प्लस क्यू इनसाइड, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसमें से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरेगी, इसमें से ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है आपके पास में भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासिंग ए प्लेन, ये होती है डेफिनेशन। तो यहाँ से मैं आपको कहता हूँ भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। मैं आपको ये पूछता हूँ कि भाई फाई जो नेट मेरे पास में आएगा वो आएगा फाई इन प्लस फाई आउट। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना आता है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है। पॉइंट टेस्ट चार्ज को यहाँ रखो, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव रिपल्सन, इधर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखो, इधर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। या फिर मैंने आपको कहा था कि आपके पास में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसके आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट, ठीक है। और ये जो सरफेस होती है बच्चों, ये सरफेस कैसे होती है? 3D होती है। अब इस पर एरिया बढ़ाओ बच्चों, एरिया। तो एरिया देखो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये एरिया कितना हो गया? DA, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसमें एरिया बढ़ाओ प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो बच्चों यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फाई इन लिखता हूँ। तो फाई इन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास में? फाई का DA cos 180, ठीक है। फॉर्मूला मालूम है ना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? EA cos थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर देखो फाई इन कितना हो जाएगा? माइनस का DA, कितना हो गया? माइनस का DA। यहाँ पर देखो ये मैंने इन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है ना, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है, इसलिए मैंने फ्लैश इन लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा? आउट लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? EDA cos 0। तो ये कितना हो जाएगा? EDA, कितना हो जाएगा? EDA। तो अब आपके पास में जो नेट फ्लक्स जो आएगा, नेट फ्लक्स आपके पास में कितना आएगा? एक हो गया माइनस का DA, एक हो जाएगा बच्चों आपके पास में प्लस का DA, कितना हो जाएगा? 0। तो ये इसका 2.1, ये इसका 2.2।
भाई पहली बात तो ये है कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, क्यू इनसाइड पर। देखो यहाँ पर Q1 Q2 लिया, सिर्फ Q1 Q2 जो मैंने लिया है, Q3 को नहीं लिया। ये पहली बात, इंपॉर्टेंट पहली बात। उसके बाद मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका होगा, इसका होगा। इस पॉइंट पर Q1 का, Q2 का, 3 का, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, समझ गए। उसके बाद मैंने एक क्लोज सरफेस ली, इसमें नेट चार्ज मैंने कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद मैंने कहा अगर मान लो आउटसाइड कोई फ्लक्स है तो आउटसाइड की वजह से ध्यान रखना, अगर आपके पास में इनसाइड, ठीक है ना, अगर इनसाइड 0 है ना तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। आउटसाइड चार्ज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो फ्लक्स इन नेगेटिव होगा तो फ्लक्स आउट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें ये बात लिख लेना कि इफ Q इनसाइड अगर मान लो 0 है, ठीक है, और मान लो आउटसाइड अगर मान लो 0 नहीं है, तो भी आपका फ्लक्स जो है वो कितना होगा, 0 होगा। नेट जो फ्लक्स है आपके पास में बच्चों, नेट फ्लक्स कितना होगा आपके पास में, 0 होगा ही होगा। ठीक है ना। आउटर चार्ज आने ना, आउटर चार्ज में पहले भी नोट आपको लिखा चुका हूं मैंने कि आउटर चार्ज के लिए, आउटर चार्ज कभी भी आपको फ्लक्स आपको वो नहीं देगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक क्वेश्चन अपने सोल्व करा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें मैंने आपको नोट लिखाया था कि अगर मान लो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बच्चों, कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q इनसाइड उसके अंदर कितना है, 0 है, तो नेट फ्लक्स जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो वीडियो को पॉज करो, अगर Q इनसाइड 0 है तो 100% है। ठीक है, नेट फ्लक्स बच्चों कितना होगा अपने पास में, 0 होगा। मैं पानी पीता हूँ, जब इसको नोट करो आप। लिख लिया बच्चों। अब नेक्स्ट जो नोट है वो देखो, नेक्स्ट नोट को मैं आपको समझा देता हूँ, है सारा यही है नेक्स्ट नोट। ना सरफेस में जो भी लूँगा ना बच्चों, क्लोज सरफेस लूँगा, इसलिए मैं बार बार लिखूँगा नहीं। सरफेस आपके क्लोज सरफेस ही होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके पास में ये हो गया बच्चों नोट नंबर 3। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ भाई Q इनसाइड क्या है, 0। Q इनसाइड कितना है, 0। तो ये तो कन्फर्म है कि आपके पास में जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो वो 0 हो भी सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये बन सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं भी हो सकता। अब ये देखो कैसे होगा। मान लो ये आपके पास में कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस का मतलब कैसी सरफेस है बच्चों, ये क्लोज सरफेस है। कैसी सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। यहाँ पर मैंने चार्ज ले लिया +Q, यहाँ पर मैंने कितना ले लिया, -Q। तो यहाँ पर आप ये देखो Q इनसाइड जो है वो +Q और वो -Q। कितना हो गया, +Q वो -Q। ठीक है, तो ये हो गया +Q, और बच्चों ये कितना हो गया, -Q। तो यहाँ पर आपके पास में ये बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0। तो जो फ्लक्स आपके पास में आएगा, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है आपके पास में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास में आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना आएगा, 0 आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहता हूँ, अगर मान लो मैं कहता हूँ एक चार्ज यहाँ पर Q3 है, देखो अभी मान लो कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं भी हो सकता। तो इसको समझो, देखो ये कैसे होगा, ठीक है, कि भाई Q इनसाइड जो है वो देखो 0 है, तो नेट फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स को जो आप जोड़ोगे भाई, एक प्लस का है और एक वो क्या है बच्चों, माइनस का है। वो क्या है, वो प्लस का है, और एक वो क्या है बच्चों, माइनस का है। इसका ये शायद पीछे मैंने आपको ये लिखा दिया है Q इनसाइड। तो ध्यान रखना Q इनसाइड जब आप लोगे ना, तो Q इनसाइड का आप ध्यान रखना, Q इनसाइड क्या लोगे आप, Q1 + Q2, ठीक है ना। ये लिखना है फॉर्मूला, मैंने शायद /2 कर दिया था, इसमें 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इसमें जब आप Q1 Q2 लोगे, आपको ये लेना है विद साइन लेना है। क्या लेना है बच्चों, विद साइन लेना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तो 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस पर डिपेंड करता है, नेट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर तो नेट चार्ज 0 हो गया। अगर मैं कहता हूँ मान लो एक चार्ज और है यहाँ पर Q3, तो हो सकता है कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो।
भाई देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और जीरो बच्चों वो नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अगर मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पर इसकी वजह से तो जीरो हो गया, लेकिन क्यू तरीके से हो सकता है जीरो नहीं हो, तो हो सकता है जीरो नहीं हो और हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर कोई चार्ज हो ही नहीं, सिर्फ ये दो ही चार्ज हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस पर डिपेंड करता है, आउटर और इनर चार्ज पर। किस पर डिपेंड करता है, वो आउटर एंड इनर चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये ठीक है। और इसी के अंदर मान लो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मान लो भाई फ्लक्स जीरो है, मेरे पास में जो नेट फ्लक्स है वो कितना है, जीरो है। अगर नेट फ्लक्स ही जीरो है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि क्यू इनसाइड कितना होगा, मेरा जीरो होगा। भाई साहब फ्लक्स जीरो है, ठीक है ना, फ्लक्स जीरो होने का मतलब अंदर जो क्यू इनसाइड कितना होगा, जीरो। भाई तभी तो अगर फ्लक्स जीरो है आपका क्यू इनसाइड भी कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कहानी रहेगी वही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो हो भी सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो नहीं भी हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता। तो इसका थोड़ा ध्यान में रखें, हो सकता है मैंने पीछे शायद ये यहाँ पर 2 कर दिया हो बाई मिस्टेक था, तो 2 मत करना। क्यू इनसाइड क्या होगा, Q1 प्लस Q2, जितने भी क्यू इनसाइड है इनको आप ऐड करना है आपको। जैसे मान लो कि भाई साहब कि मान लो ये सरफेस है आपके पास में, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, एक मान लो Q2 है, एक माइनस का Q3 है और एक मान लो आपके पास में Q4 है। तो इसमें आपके पास में जो Q इनसाइड आएगा, Q इनसाइड आएगा, आपको क्या करना है, विद साइन ऐड करना है इसमें, बस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ये ध्यान में रखना इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो बात होगी भाई, अगर क्यू इनसाइड अगर आपका जीरो है तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा, या फिर अगर फ्लक्स जीरो है तो क्यू इनसाइड भी कितना होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिपेंड करता है टोटल चार्ज पर, जो चार्ज इनसाइड है और जो चार्ज आपका आउटसाइड है। तो हो सकता है कि भाई जैसे मान लो अगर यहाँ पर Q3 अभी नहीं होता तो हो सकता है कि इनसाइड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, लेकिन क्या पता यहाँ पर बाहर भी चार्ज हो, बाहर चार्ज हो Q3, तो बाहर की वजह से हो सकता है इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। तो इसकी हमेशा दो पॉसिबिलिटी आपके पास में रहेगी, इसका थोड़ा ध्यान में रखना। ये थोड़ा बाई मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने 2 लिख दिया वहाँ पर, हो सकता है लिख दिया हो, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। क्यू इनसाइड जो है Q1 प्लस Q2 विद साइन आपको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। अब बात करते हैं बच्चों अपन इसी में अपन नेक्स्ट की बात करते हैं 3.3 नोट्स की। अगर मैं ये कहता हूँ बच्चों, अगर मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर मैं ये कहता हूँ मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों क्या होगा, जीरो होगा। मेरे पास में क्यू इनसाइड कितना होगा बच्चों, जीरो होगा, ये 100% होगा ही होगा, ठीक है। तो अब बच्चों मैं इसकी समरी बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि इसकी समरी क्या है, ठीक है, इसकी टोटल समरी जो है, ठीक है। तो ओवरऑल जो अपन न्यूमेरिकल में काम में लेंगे वो अपन ये काम में लेने वाले हैं बच्चों न्यूमेरिकल में, ठीक है, कि भाई जो भी आपके पास में नेट फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट पाई डॉट डी ए, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड एंड इनसाइड चार्ज बोथ, ठीक है। और ये आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में हो जाएगा इनसाइड चार्ज, ये हो जाएगा आपके पास में बच्चों इनसाइड चार्ज। इनसाइड चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है, जो भी हो उनको आप ऐड करते जाओ। Q इनसाइड किसके, Q इनसाइड इन क्लोज सरफेस, इन क्लोज सरफेस। और ये हो जाएगा आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। और नेट इनसाइड आप कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और मैं कहता हूँ मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये आपके पास में मान लो Q3 है, ये आपके पास में मान लो Q4 है, ये Q5 है, और बच्चों मान लो ये Q6 है। तो इसके लिए अपन Q इनसाइड कैसे लेंगे बेटे, Q इनसाइड कैसे लेंगे, देखो आउटर चार्ज को मत लो, ये मान लो क्लोज सरफेस है, तो कैसे लोगे आप,
Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6। बस इनको आपको विद साइन ऐड करना है, ध्यान रखना विद साइन ऐड करना है। जो प्लस का है वो प्लस का ले लो और जो माइनस का है वो माइनस का ले लो। आउटर चार्ज को आप मत लेना। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम में लूँगा मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं पानी देता हूँ, जब तक आप इसको थोड़ा लिख लो। इसको पॉज करो, पॉज करो। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अपना नेक्स्ट अपना ये है कि गाउस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल कंडीशन फॉर अप्लाइड गाउस लॉ। गाउस लॉ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि भाई गाउस लॉ क्या होता है। गाउस लॉ ये कहता है कि कोई भी आप क्लोज सरफेस लो, कैसी सरफेस लो, क्लोज सरफेस लो, 3D सरफेस हो, ठीक है। जिस सरफेस को क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस बोलेंगे। उस सरफेस से रिलेटेड जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों वो क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो आपको किसी पॉइंट पर, भाई गाउस लॉ जो होता है उसका मेन यूज क्या होता है, गाउस लॉ का मेन यूज होता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। तो गाउस लॉ को अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप गाउस लॉ को कैसे अप्लाई करोगे। तो कुछ कंडीशन मैंने लिखी है, उन कंडीशन को एक बार आप वीडियो पॉज करके लिख लें, फिर इस कंडीशन को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूं कि गाउस लॉ को अपन अप्लाई कैसे करेंगे। गाउस लॉ सबके लिए लगता है, सिमेट्रिकल के लिए लगता है, अनसिमेट्रिकल के लिए लगता है, लेकिन बेस्ट रहता है सिमेट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो पहले ये चारों पॉइंट आप नोट कर लें, पहले वीडियो को पॉज करें और चारों पॉइंट नोट करें, उसके बाद देखो अपन 1 बाय 1 समझते हैं। इसमें कर लिया वीडियो बच्चों, लिख लिया। अब देखो ठीक है, अब इन चारों पॉइंट को बच्चों अपन 1 बाय 1 क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या होता है ये, ठीक है। और 1 बाय 1 देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो जो आपके पास में गाउस लॉ है, भाई सब सोचेंगे इसका यूज क्या होता है। इसका यूज होता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे देखो मान लो मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, ये क्या है आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है, और मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे को, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे आप, तो कैसे बताओगे आप, कूलॉम लॉ से बता सकते हो। भाई ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया, ये पॉजिटिव, इस पर फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा इधर, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा R। तो आपको पता है कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई कूलॉम फोर्स क्या होगा, ठीक है। कूलॉम फोर्स इन दोनों के बीच में कूलॉम फोर्स क्या होगा, K Q स्मॉल Q नॉट, और ये क्या हो जाएगा R। इस Q नॉट को अगर आप फोर्स है, फोर्स में Q नॉट का जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, और इसी को अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था एट पॉइंट P। तो बच्चों ये तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो देखो बच्चों आप कूलॉम लॉ अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मान लो कोई चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं कहता हूँ बच्चों मान लो आपके पास में ये, मान लो आपके पास में ये कोई स्पेयर है बच्चों, ये क्या आपके पास में कोई स्पेयर है, और मैंने इसको मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा कोई है, ये पॉजिटिव दिया, और मैं आपको ये कहता हूँ कि अब ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड बताओ। या फिर मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो अब ये चार्ज बच्चों कोई पॉइंट चार्ज थोड़ी है, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, गाउस लॉ से। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो एक एग्जांपल तो बच्चों मैंने आपको ये दे दिया है भाई, ये तो आप डायरेक्ट कूलॉम लॉ से फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा चार्ज था। अब मान लो इस तरीके का चार्ज आ जाए, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये ऐसा चार्ज हो यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, तो बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, वही एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ है, ठीक है। तो आप देखो इसको मैंने गाउस लॉ, इसको देखो मैं कैसे फाइंड करता हूँ गाउस लॉ से। फिर 1 बाय 1 देखो पॉइंट समझते हैं अपन।
तो ये देखो, ये आपके पास में एक चार्ज है Q। अब इसमें देखो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या लिखा है बच्चों, पहला पॉइंट लिखा है द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज। तो आप ये चार्ज लो और इस चार्ज के सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस बना दो। पहला पॉइंट ये देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल है भाई। ये डिस्टेंस कितनी R बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी R, ये डिस्टेंस कितनी बच्चों R बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी R। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको क्या करना है, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ। बनाओगे कहाँ से, मान लो कि भाई ये कोई पॉइंट P था और मेरे को इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट P को लिया और इस पॉइंट P से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाई। मैंने कौन सी सरफेस बनाई बच्चों, मैंने ये मेरी है गॉसियन सरफेस। ये कैसी सरफेस है बच्चों, मेरी गॉसियन सरफेस है। और इसमें दो बातें ध्यान में रखना, अगर मान लो आपके पास में पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगी आपके पास में, स्फीयर बनेगी। और अगर मान लो आपके पास में कोई लाइन चार्ज है, अपन बात करेंगे आगे, अगर लाइन चार्ज है तो जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, सिलेंडर बनेगी। तो गॉसियन सरफेस अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फीयर बनेगी, और लाइन चार्ज है तो वो कैसे बनेगी, सिलेंडर बनेगी। भाई लाइन चार्ज का मतलब ऐसे, ठीक है, ये होता है लाइन चार्ज आपके पास में, और पॉइंट चार्ज का मतलब कोई ये ऐसे। तो ये देखो ये कैसा चार्ज था, पॉइंट चार्ज। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनी, स्फीयर बन गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, देखो बच्चों पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा है द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्री एट ऑल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो भाई, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E होगा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होगा, E होगा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E होगा। यहाँ पर देखो कितना होगा, E होगा। अब कैसे होगा ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप फाइंड करते हो इस पॉइंट पर, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से Q/R। K कांस्टेंट है, ये Q चार्ज सबके लिए क्या है, कांस्टेंट, R होती है डिस्टेंस। तो ये देखो ये डिस्टेंस R है, तो बच्चों ये भी कितनी है, R। तो हर एक पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट लिखा है, थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एंगल और E में। तो ये देखो बच्चों ये एरिया है भाई, 3D ऑब्जेक्ट है ना, 3D ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, कैसा होता है, आउटवर्ड। तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया dA, थीटा कितना हुआ बच्चों यहाँ पर 0, यहाँ पर देखो थीटा कितना है 0, कहीं पर भी चेक कर लो आप। ये देखो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये एरिया हो गया dA, थीटा यहाँ पर भी कितना है 0। तो पहला पॉइंट मेरे ये था कि गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। दूसरा, उस गॉसियन जो भी गॉसियन सरफेस लोगे वो उस पॉइंट में से पास होनी चाहिए जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो P पर फाइंड करना था, P में से क्या हो रही है, वो पास हो रही है, ठीक है। उसके बाद में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो थीटा 0 है, यहाँ पर भी थीटा 0 है, यहाँ पर भी थीटा क्या है 0 है, ठीक है ना। अब आप अप्लाई कर दो गॉसियन सरफेस और चार्ज हमें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इसमें देखो अब कब क्या रहेगा आपका, तो अब मेरे पास में जो फाई नेट आएगा वो बच्चों क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास में आ जाएगा E.A। तो Q इनसाइड देखो कितना है, Q है, बढ़िया बात है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है, मैंने बाहर ले लिया, पूरा ये बनेगा E.cos 0, ठीक है। तो देखो बच्चों आगे कैसे करेंगे, इसमें फाई ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आना हर पॉइंट पर क्या है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट, इसलिए बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये क्या बचेगा, dA, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये E हो जाएगा, ये dA, ये dA से मिलकर क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया इसके अपॉन में लिया हूँ, एरिया कितना होता है बच्चों 4 पाई
आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा आएगा ये हो जाएगा क्यू, देखो 4 पाई एप्सिलॉन मिलके क्या बन जाएगा के, और ये क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो ये मैंने फाइंड करा बाय गाउस लॉ से। किससे फाइंड करा बच्चों मैंने? बाय गाउस लॉ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर डिस्टेंस अगर मान लो मैं आर लेता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, कितना आता बच्चों? आर स्क्वायर आता। और ये मैंने फाइंड करा बाय कुलाम लॉ। तो देखो बच्चों ये मैंने कुलाम लॉ से फाइंड करा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये मैंने गाउस लॉ से फाइंड करा ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, इसमें भी देखो ये पॉइंट मैंने पी लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट, दोनों का आंसर देखो क्या है? सेम है। तो यहाँ से अपने गाउस लॉ का पोर्शन स्टार्ट रहेगा। गाउस लॉ को मैं फाइंड करेंगे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? पॉइंट चार्ज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट चार्ज के लिए जब भी आपको कुलाम लॉ फाइंड करना है आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली हो जाए वो यूनिफॉर्मली हो। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ध्यान रखना ऐसा चार्ज यूँ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो अपन क्या अप्लाई करेंगे इसमें? गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।